नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को अगर आप सामान्य तौर पर पढ़ते हैं एडीओ के लिए तो शायद आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है। आखिर इसमें ऐसी क्या बात है कि मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूं। चाहे तो आप इसे छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन संभावना इससे है कि इससे प्रश्न आएंगे। आखिर संभावना क्यों बनती है कि इससे प्रश्न आएंगे, उन सब विषयों पर मैं आखिरी में बात करूंगा। पहले मैं क्लास शुरू करता हूं। और ये टॉपिक बहुत सारे लोग छोड़ेंगे और बहुत 100% लगभग चांसेस हैं कि इस जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, यहां से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर होगा? तो जो लोग एकदम सीरियस हैं वो तो जरूर ही देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना की, तो इसकी शुरुआत होती है अप्रैल 2013 से। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण युवा हैं, उन ग्रामीण युवाओं में सकारात्मक, सृजनात्मक कौशल का विकास करना, सोच का विकास करना। कुल मिला के ग्रामीण युवा जो हैं, उन ग्रामीण युवाओं को एक तरीके से मॉडिफाई कर देना मतलब ग्रामीण युवा रहें लेकिन वो आधुनिकता वाले सोच में रहें, जागरूक सोच में रहें। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, किसका? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का। तो प्रदेश के जो ग्रामीण युवा हैं उनके सकारात्मक और सृजनात्मक सोच का विकास करना इसका पहला उद्देश्य था। प्रदेश के ग्रामीण युवाओं में सामाजिक सरोकार की भावना विकसित करना है और सामाजिक विकास में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना। प्रदेश के ग्रामीण युवाओं में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। प्रदेश के ग्रामीण युवाओं में आपसी मेल जोल को बढ़ावा देना और समाज में रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करने हेतु नेतृत्व एवं संगठनात्मक क्षमताओं का विकास करना। ये तो इसके उद्देश्य लिखे हुए हैं। कुल मिला के ये जो स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना है, ये योजना एक तरीके से जो गांव के बच्चे हैं, गांव के जो युवा बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के युवा बच्चे हैं, उन युवा बच्चों को टारगेट करता है। और टारगेट करने का मतलब उन्हीं को लाभान्वित करता है और ऐसे युवा बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास करता है जो कि देश के लिए, समाज के लिए, सॉरी देश गलत लिख दिया, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। यानी ये बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत बने, हमारा समाज मजबूत बने, समाज में बुराइयों का खात्मा हो। इन युवाओं को कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं कि समाज में बुराइयां न रहे या देश मजबूत बने, उसके लिए किसी प्रकार का इन्हें पैसा रुपए नहीं चाहिए। ऐसे बच्चों की, ऐसे युवाओं की खोज करना स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य था। और जब इन बच्चों को ये पा जाएगा, यानी इनको जब छटनी हो जाएगी कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो देश और समाज के लिए, बच्चे मतलब युवा, देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं और उनको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल देश प्रेम की भावना से, या समाज में उनका जन्म हुआ है तो समाज को कुछ देने की भावना से वो काम कर रहे हैं, ऐसे युवाओं की खोज करना सबसे प्रारंभिक कार्य था इस स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का। जब इन लोगों को ये खोज लेगा, मतलब ये जो युवा है, ऐसे युवाओं को ये खोज लेगा, तो खोजने के बाद क्या करेगा? उनके कौशल का विकास करेगा, उनके सामूहिक सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास करेगा। कैसे प्रयास करेगा? जैसे एक उदाहरण से मान लेते हैं, एक गांव है, उस गांव में इसने 20 लोगों को पाया कि आप 20 लोग जो हैं वो देश और समाज के लिए जो कुछ सोच रहे हैं। अब इन 20 लोगों का क्या करेगा? एक क्लब बना देगा, एक क्लब बना देगा। क्लब मतलब एक समूह बना देगा। अब जो भी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से जो भी राशि आएगी, जिससे कि देश सशक्त बनने के उद्देश्य से जो राशि आएगी, देश को सशक्त बनाने के उद्देश्य से या समाज को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जो राशि आएगी, उस राशि के द्वारा इनके ये जो 20 युवा हैं उनसे काम करवा करके उस राशि को खर्च किया जाएगा। इस तरीके का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम था। क्लियर है? अब आगे बढ़ने से पहले, मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको बताऊं। अच्छा, इसके बाद बताऊंगा, ठीक?
जहां पर आएगा टॉपिक उससे पहले बता दूं। तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? योजना का कार्य क्षेत्र जो था राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्र को फोकस करता था। चूंकि हम ग्रामीण विकास पढ़ रहे हैं तो ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण पार्ट है। वित्तीय व्यवस्था क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था यह थी कि राज्य शासन प्रति वर्ष जो है 10 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान करेगा बजट में, कि हर वर्ष जो ये जो स्वामी विवेकानंद युवा जो योजना है, क्या नाम योजना का नाम था? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के लिए हर वर्ष 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे राज्य भर में। अब इस बिंदु को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें जाननी होंगी। वो चीजें क्या है उसको मैं इसी पेज में बता देता हूं, फिर समझने की बात करेंगे। देखिए, वर्ष 1972 में जाइए और वर्ष 1972 में ऐसा प्रतीत होने लगा, जब 1971 का एक युद्ध हुआ। आपको मालूम होगा कि 1971 का युद्ध हुआ हमारा भारत और पाकिस्तान के साथ। भारत का युद्ध किससे होता है? पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ भारत का, तो भारत का युद्ध जब पाकिस्तान के साथ होता है तो उसके बाद केंद्र सरकार को ऐसा लगने लगा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के युवा देश के विषय में सोचना तो चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई तरीका नहीं है ताकि हम उन युवाओं को जोड़ सकें, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम उन युवाओं को, उस मैन पावर को यूज कर सकें। तो इसी के क्रम में केंद्र सरकार ने एक प्लान बनाया। और प्लान क्या बनाया? कि हम एक केंद्र बनाएंगे, नेहरू युवा केंद्र के नाम से 1972 में एक केंद्र बनाया जाता है। इसका नाम था क्या? नेहरू युवा केंद्र। आपके इस भाग से जब ये जो मैं लिख के पढ़ा रहा हूं, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। 1972 में ये केंद्र बनाया गया, नेहरू युवा केंद्र। कैसे है, कहां पे बनाया गया, वो सब चीजें बताऊंगा, घबराने की बात नहीं। जब ये 1972 में बनाया गया तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनको राष्ट्र निर्माण में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, ताकि वो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। फोकस कौन सा क्षेत्र था? ग्रामीण था या शहरी? तो केवल ग्रामीण क्षेत्र था। फोकस इनसे क्या करना था? राष्ट्र निर्माण में ये अपना योगदान दे सके, ऐसी व्यवस्था बनाना कि ये राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। और दूसरा उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो भी युवा हैं जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं, उनका जो कौशल है या फिर उनके अंदर उनका जो व्यक्तित्व है उसको निखारा जाए और कौशल को विकसित किया जाए। तो इसको लिखते भी जाइएगा। दूसरा, पहला तो क्या था? राष्ट्र निर्माण के में योगदान हेतु उन युवाओं को जोड़ना, और दूसरा बात यह था कि उनका व्यक्तित्व का विकास करना, और कौशल का भी विकास करना, ठीक। ये दो प्रमुख बिंदु को लेकर के नेहरू युवा केंद्र बनाया गया। जब नेहरू युवा केंद्र बन गया 1972 में, तो अब समझिए कि नेहरू युवा केंद्र 1972 में बन चुका है, ठीक। तो पहला नेहरू युवा केंद्र कहीं पे बनाया गया होगा, ठीक है। फिर 1972 से धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और आ जाता है 1982 का समय। कौन सा समय आ जाता है? 1982 का समय। 1982 के समय दिल्ली में एक खेल हुआ। कौन सा खेल था? 9वां एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ। कौन सा खेल था? 9वां था। जब आप कहीं पे पढ़ेंगे तो उसको ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे 9वां, ये रोमन में लिखा रहेगा, लेकिन मैं ऐसा लिख देता हूं, 9वां एशियाई खेल का आयोजन होता है। और 9वां एशियाई खेल का जब आयोजन होना था तो हमारे पास कोई ऐसा मंत्रालय ही नहीं था जो खेल के लिए विशेष तौर पर काम करे। यानी युवाओं के प्रोत्साहन के लिए या युवाओं के मामलों को देखने के लिए या खेल के मामले को देखने के लिए उस समय तक हमारे पास कोई मंत्रालय नहीं था। तो 1982 में एक मंत्रालय बना दिया गया जिसको कहा गया
युवा सॉरी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। ये बन गया कब? 1982 में। 1972 में नेहरू युवा केंद्र बन चुका है। 1982 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय बनता है। इसी को आप अंग्रेजी में जब बोलते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बोलते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ये बन जाता है 1982 में। जब ये 1982 में क्यों बनाया गया? क्योंकि 9वां एशियाई खेल हो रहा था हमारे दिल्ली में, और हमारे पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं था जो खेल के विषय में समन्वय, नियंत्रण या उसका निर्देशन कर सके। इसलिए हमने एक मंत्रालय ही भारत सरकार ने अलग से बनाया, युवा मामले और खेल मंत्रालय 1982 में। क्लियर है? जब ये युवा मामले और खेल मंत्रालय बना, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करते ही जाइएगा, क्योंकि ये चीज जो लिख रहा हूं ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, इसको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। बाकी चीजें जो यहाँ पे टाइप है वो पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक, तो 1982 में आपका बन जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय। ये बन गया। कब बना? 1982। क्लियर है? 1982 के बाद समय बीतता गया और आ गया 1987-88। 87-88 जब 1987-88 आया, तब ये जो नेहरू युवा केंद्र था जो बनाया गया था 1972 में, ठीक है, जो नेहरू युवा केंद्र था जो 1972 में बनाया गया था, इस नेहरू युवा केंद्र का नाम बदल दिया गया और बोला गया कि अब इसका नाम होगा क्या? NYKS। कुल मिला के बदला नहीं गया, इसको थोड़ा विस्तार दे दिया गया। ये इसका विस्तार है। विस्तार है मतलब जैसे नेहरू युवा केंद्र है तो बस यहां पे एक चीज, एस का मतलब क्या हो गया? संगठन हो गया। मतलब अब एक संगठनात्मक रूप से काम करेगा। शुरू में जब बना था तो ऐसे ही बना था, लेकिन बाद में जब ये बना 1986, 87, 88 में, तो नेहरू युवा केंद्र संगठन हो गया इसका नाम। अब नेहरू युवा केंद्र संगठन जब हो गया तो इस नेहरू युवा केंद्र संगठन को युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया गया। यानी इस संगठन की देखरेख की जिम्मेदारी, नियमन की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो होगी युवा मामले और खेल मंत्रालय की। लेकिन एक बात और कही गई कि जो ये NYKS है, यानी नेहरू युवा केंद्र संगठन है, ये एक स्वायत्त निकाय होगा। स्वायत्त निकाय होने का मतलब क्या है? स्वायत्त निकाय होगा मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी होगा। मतलब हर चीज के लिए, इसके कामकाज में हर चीज के लिए इसको मंत्रालय से पूछना नहीं है। बहुत सारे अधिकार इसको अलग से दे दिए गए। कब? 1987-88 में, जब इसको बदल करके नेहरू युवा केंद्र संगठन कर दिया गया। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब फिर से एक कहानी मैं पूरी बता देता हूं। 1972 में नेहरू युवा केंद्र बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि जो ग्रामीण युवा हैं राष्ट्र निर्माण में अपना जो योगदान है वो दे सके, युवाओं का विकास हो सके, कौशल विकास हो सके, व्यक्तित्व का विकास हो सके। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए फोकस था। इन सब उद्देश्य को लेकर के 1972 में बनाया गया नेहरू युवा केंद्र। और नेहरू युवा केंद्र बनने के बाद बनता है 1982 में आकर के बनता है कौन सा? एक मंत्रालय बनता है, जिस मंत्रालय का नाम है युवा मामले और खेल मंत्रालय। और फिर 1982 के बाद आ जाता है 1987, और 1987 के में इस 1987-88 में नेहरू युवा केंद्र का नाम बदल करके नेहरू युवा केंद्र संगठन बना दिया जाता है। और नेहरू युवा केंद्र संगठन को एक स्वायत्त संगठन के रूप में दर्जा दे दिया जाता है, यानी बहुत सारे अधिकार इसके पास अलग से होंगे।
ऐसा कर दिया जाता है। अब ये चीज आप देख लिए, अब आपको आगे की चीजें बताता हूं, क्योंकि ये काम आने वाला है अभी आपका, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर ये चीज नहीं समझे तो, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, चल यहां तक बन गया। अब नेहरू युवा केंद्र संगठन बन गया है कब? 1987-88 में, 87-88 ये बन गया नेहरू युवा केंद्र संगठन 1987-88। अब आगे की बात आपको कुछ भी नहीं है, यहीं तक संगठन बन गया। अब हम देखेंगे कि इसका बॉडी कैसा होता है, बॉडी मतलब इसकी हायरार्की कैसे होती है। तो सबसे ऊपर होता है यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जिसको आप बोले युवा मामले और खेल मंत्रालय। क्या हुआ, नहीं चल रहा है, रुकिए थोड़ा देर में चलिए। सबसे ऊपर कौन होगा? युवा मामले और खेल मंत्रालय होगा। उसके नीचे आएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर, उसके नीचे आएगा हेडक्वार्टर्स होंगे, फिर रीजनल ऑफिस होंगे। इन सब चीजों पर मैं अभी बात करूंगा। ये कुछ, हाँ चलिए आगे, शायद बोर्ड कुछ खराब हो रहा है सर। ठीक, तो सबसे पहला आएगा क्या? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। ठीक, अब युवा मामले और खेल मंत्रालय आ गया। युवा मामले और खेल मंत्रालय के बाद मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, हायरार्की बताना चाह रहा हूं कि आखिर ये जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है ये कहां पर आके एग्जिस्ट करता है, कहां पर आकर एग्जिस्ट करता है, यानी ये कौन से लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, जिला लेवल पे है, कहां पर है। ठीक, तो ये युवा मामले एवं खेल मंत्रालय कहां है? तो इसका ऑफिस कहां है? दिल्ली में। इसके नीचे आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, आते हैं मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर आता है, नहीं आते, GOVERNORS, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आते। और इसके नीचे आता है क्या? इसके नीचे आता है हेडक्वार्टर्स। ऊपर के मामले आपको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, QUARTERS, हेडक्वार्टर्स। और हेडक्वार्टर्स के बाद कौन आता है? तो हेडक्वार्टर्स के बाद आता है रीजनल ऑफिस, जिसकी संख्या है कितनी? 6। इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1 है। अब आता है रीजनल बॉडी, रीजनल, स्पेलिंग गलत हो गया क्या? स्पेलिंग गलत हो गया सर, REGIONAL, रीजनल ही होगा। हाँ, रीजनल क्या बोलते हैं, रीजनल ऑफिस आएगा, सॉरी रीजनल ऑफिस। ठीक, इसकी टोटल संख्या क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय आप इसको बोल सकते हैं। इसकी टोटल संख्या कितनी है? 6। अब क्षेत्रीय कार्यालय से नीचे आता है स्टेट ऑफिस, स्टेट ऑफिस। स्टेट ऑफिस की संख्या कितनी है? 29। ये चेंज होती रहती है, आपको कितनी संख्या है उससे मतलब नहीं है, आपको समझना है हायरार्की कैसे कैसे आता है। क्लियर है? तो स्टेट ऑफिस आ गया। स्टेट ऑफिस के नीचे कौन सा आएगा? तो स्टेट ऑफिस के नीचे आता है नेहरू युवा केंद्र। क्या आएगा? नेहरू युवा युवा केंद्र। नेहरू युवा केंद्र के नीचे आएगा क्या? तो ये आएगा नेशनल यूथ क्रॉप्स, नेशनल यूथ क्रॉप्स, इसको बोलेंगे नेशनल यूथ, यूथ YOUTH क्रॉप्स। ठीक, और इसके नीचे कौन आएगा? तो इसके नीचे आएगा यूथ क्लब्स। क्या आएगा? यूथ क्लब्स। अभी पूरा समझाऊंगा आपको। क्लियर है? नेशनल यूथ क्रॉप्स की संख्या लगभग 12,000 है।
और इसकी संख्या है 1.69 लाख। यहां लिख लेता हूं 1.69 लाख किसकी? यूथ क्लब की। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको एक चीज, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन अभी पूरा जो समझाना चाह रहा हूं देखिए। सबसे ऊपर है युवा मामले का खेल मंत्रालय, उसके नीचे है बोर्ड ऑफ गवर्नर, उसके नीचे है हेडक्वार्टर, उसके नीचे है रीजनल ऑफिस। ये सब चीजें जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय एक ही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर जो समूह है वो एक ही है। फिर हेडक्वार्टर एक ही है जो कि दिल्ली में। फिर आता है रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस मतलब 4, 5, 6 स्टेट को, 4, 5, 6 जितना हो सके, जितना देख सके राज्यों को, राज्यों में इस क्या बोलते हैं नेहरू युवा केंद्र बनाने की प्रक्रिया है, या फिर नेहरू युवा केंद्र के संगठन को देखने की प्रक्रिया है। तो 4, 5, 6 राज्यों के लिए एक ऑफिस बना दिया गया। तो टोटल रीजनल ऑफिस की संख्या हो गई 6। वो अलग अलग हो सकते हैं, मामला नहीं। ठीक, इसके बाद आता है स्टेट ऑफिस जो कि हर राज्य में एक एक होगा। उसके बाद आता है नेहरू युवा केंद्र। जो नेहरू युवा केंद्र है उसकी संख्या 623 है लगभग, वो बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 623। ठीक, स्टेट ऑफिस के नीचे नेहरू युवा केंद्र आते हैं। अब नेहरू युवा केंद्र के नीचे आएगा नेशनल यूथ क्लब्स, और नेशनल यूथ क्लब्स के नीचे आएगा यूथ क्लब जो कि 1.69 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये जो नेहरू युवा केंद्र है, ये नेहरू युवा केंद्र कहां का है? तो नेहरू युवा केंद्र सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो सामान्य तौर पर ये जिला स्तर का संगठन होगा, और यही आपके काम का है। सामान्य तौर पर क्या? जिला स्तर का। हालांकि कभी कभी ब्लॉक स्तर में भी रखा जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर जिला स्तर का संगठन है। नेशनल यूथ क्रॉप्स जो है, यानी इसके अंतर्गत काम करने वाले लोग जो हैं, वॉलंटियर बोला जाता है इसको। वॉलंटियर मतलब स्वेच्छा से जो काम कर रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है? 12,000, और ये इसी के अंतर्गत है। और ये जो 12,000 वॉलंटियर हैं, ये 12,000 वॉलंटियर गांव गांव में घूम घूम के गांव के लोगों को जोड़ते हैं, बच्चों को जोड़ते हैं, उनका एक समूह बना देते हैं, समूह बना देते हैं। इसी को हम कहते हैं यूथ क्लब, और इसकी संख्या 1.69 लाख है। आपको यहाँ पे संख्या में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, संख्या को आपको ध्यान नहीं रखना है। बस आपको ध्यान रखना है कि नेहरू युवा केंद्र है वो सामान्य तौर पर जिला स्तर में होता है, और उस जिला स्तर में होता है, फिर ब्लॉक स्तर पर नहीं होता। ब्लॉक स्तर पे कहीं कहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है। कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं है कि जिला स्तर पर ही होगा। ठीक, लेकिन सामान्य तौर पर जिला स्तर पर होगा नेहरू युवा केंद्र। और नेहरू युवा केंद्र के अंदर काम करने वाले जो लोग होंगे उनको हम बोलेंगे नेशनल यूथ क्रॉप्स, जिसको हम सामान्य तौर पर वॉलंटियर बोल सकते हैं। वॉलंटियर की संख्या कितनी है? 12,000, जो कि इसके अंतर्गत काम करते हैं। यानी एक संगठन बन गया, एक ऑफिस बन गया। इस ऑफिस में समझिए कि 12,000 लोग काम करते हैं। अब इन 12,000 लोग का काम क्या है? तो इनका काम है यूथ क्लब बनाना। तो ये लोग गांव गांव जाकर के जैसे भी, जिस माध्यम से भी यूथ क्लब का निर्माण करते हैं। कुल मिला के यहां पर बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से देखिए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे की बातें जो आपको समझनी चाहिए। यहां तक मैंने आपको बता दिया था कि हर वर्ष 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो अब आप समझिए। ठीक, अब जो ये है स्वामी विवेकानंद जो योजना है, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है, जनपद पंचायत की भूमिका क्या है, और जिला पंचायत की भूमिका क्या है, इन सब विषयों पर बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर गठित पंजीकृत युवा मंडल के युवाओं को इसमें सम्मिलित करना। पंजीकृत युवा मंडल के युवाओं को सम्मिलित करना कहने का मतलब क्या है? कोई गांव है, कोई ग्राम है, उस ग्राम के जो बच्चे हैं वो जागरूक हैं, और जागरूक होने के बाद वो जो युवा लोग हैं उन्होंने एक संगठन बना लिया है। उस संगठन को क्या? रजिस्टर करा लिया है। अगर वो रजिस्टर नहीं कराया है तो पंचायत क्या करेगी? उनको पहले संगठन बनाने के लिए बोलेगी, फिर रजिस्टर कराने के लिए बोलेगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अलग है, उस पर नहीं जाना है। जब ये युवा मंडल युवाओं का एक समूह जब एक संगठन के रूप में रजिस्टर हो जाएगा तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा।
जनपद पंचायत की भूमिका क्या है? तो जनपद पंचायत की भूमिका क्या है? जो योजना का क्रियान्वयन करना, और इसका जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा यानी जनपद सीओ जो होगा वो इसके लिए उत्तरदायी होगा। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन जो समिति होगी, पंचायती राज में आप पढ़ेंगे, उस सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन से अनुदान की राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और मॉनिटरिंग भी किया जाएगा। जिला पंचायत की भूमिका क्या है? जनपद पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा पैसा वैसा, ठीक है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसके लिए निगरानी का काम करेगा। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो यहां पर जो है जनपद पंचायत में दोनों भूमिका निभाता है जनपद पंचायत। एक उसका जो प्रशासनिक ढांचा है जिसको आप जिला जनपद सीओ बोलते हैं, वो मुख्य रूप से कामकाज देखता है, और पैसा देने का अनुमोदन कौन करता है? तो वो करता है जनपद पंचायत का सामान्य प्रशासन समिति। क्लियर है? और जिला पंचायत की बात करूं तो जिला पंचायत केवल आर्थिक अनुदान देता है, मुख्य रूप से जिला पंचायत जो सीओ होता है इसका देखरेख करता है। दूसरी बात करें, ग्राम पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का काम क्या होगा? तो जो भी युवा गतिविधि कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित करना, क्रियान्वयन के लिए नेहरू युवा केंद्र का सहयोग लिया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र का सहयोग मतलब याद आया आपको? ये कौन से स्तर पर होगा? लगभग जिला स्तर पर, उसके नीचे लगभग 12,000 लोग काम कर रहे हैं उस ऑफिस में, ध्यान आ रहा होगा। वही नेहरू युवा केंद्र का सहयोग लिया जाएगा क्रियान्वयन के लिए। कौन सहयोग लेगा? जनपद पंचायत लेगा। जनपद स्तर पर क्रियान्वयन समिति का भी गठन किया जाएगा कि एक ये जो हम क्लब बनाने वाले हैं, या फिर जो ये स्वामी विवेकानंद वाली योजना है, ये योजना अच्छी तरीके से चल सके। जनपद पंचायत की भूमिका की निगरानी कौन करेगा? तो ये जिला पंचायत करेगा। जिला स्तर पर मार्गदर्शन समिति का भी गठन किया जाएगा जो जनपद को मार्गदर्शित करेगा कि तुम्हें किस किस प्रकार से काम करना चाहिए। समझ गए? अब चलते हैं, यहां पर आप लोग लगभग चीजें समझ गए कि स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना क्या है, और स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये जो नेहरू युवा केंद्र का सहयोग लेना है, तो नेहरू युवा केंद्र कैसे आया, क्या बना, ये सब चीजें आप समझ गए। ठीक है, चलिए। जनपद पंचायत की भूमिका लगभग क्रियान्वयन की है इसमें, मतलब ये ग्राम पंचायत को क्रियान्वित करने के लिए बोलेगा। मुख्य रूप से क्रियान्वित कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगा। क्रियान्वयन को देखेगा कौन? जनपद पंचायत देखेगा। और जनपद पंचायत क्या कार्य कर रहा है उसको देखेगा जिला पंचायत। जिला पंचायत पैसा देगा जनपद को। जनपद जो होगी, जनपद का जो सामान्य प्रशासन समिति होगा उसके अनुमोदन पर राशि जाएगी कहां? ग्राम पंचायत। क्लियर है? चलिए, अब मुख्य रूप से जिला सीओ और जनपद सीओ की भूमिका है। अब हम समझते हैं इसके लिए जनपद पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा। कौन कौन से क्रियान्वयन समिति? कौन सा क्रियान्वयन समिति? ये देखिए, जनपद स्तर पर क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा, जिला स्तर पर क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा। तो क्रियान्वयन समिति कैसे काम करेगा? कौन कौन होंगे इसमें? तो जो जनपद स्तर पर क्रियान्वयन समिति होगा, उस समिति का अध्यक्ष जो होगा जनपद पंचायत का अध्यक्ष होगा। ठीक, जनपद पंचायत का अध्यक्ष होगा। बीडीसी का जो अध्यक्ष बनेगा ना, वही इसका अध्यक्ष होगा। जो क्रियान्वयन समिति बनेगी वो बीडीसी लोगों का जो अध्यक्ष होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। दूसरी बात करें, समिति का सचिव कौन होगा? तो जनपद पंचायत का जो सीईओ होगा वो पदेन सचिव होगा। इसके बाद अगर बात करें कि सह संयोजक के रूप में नेहरू युवा केंद्र के नेशनल यूथ क्रॉप को इसमें शामिल किया जाएगा। नेशनल यूथ क्रॉप के बारे में मैंने बताया था कि जो नेहरू युवा केंद्र है, उस नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत 12,000 लगभग नेशनल यूथ क्रॉप्स हैं, जिनको कि इसके अंतर्गत सह संयोजक के रूप में भूमिका में रखा जाएगा। कहां? जनपद पंचायत। आगे अब बात करें, अगर योजना जो जिला पंचायत के लिए मार्गदर्शक समिति जो बनेगी, इसमें कौन कौन होगा? तो इसमें अध्यक्ष कलेक्टर होगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अध्यक्ष जनपद पंचायत, जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष है वही अध्यक्ष है, लेकिन जिला स्तर पर इसका अध्यक्ष कलेक्टर है। सचिव जो है, सदस्य सचिव जो है जिला सीओ होगा, जिला पंचायत सीओ, और उपाध्यक्ष जो होगा अतिरिक्त सीओ होगा जो जिला पंचायत का होगा। तो ये अंतर आपको याद रखना है, नहीं तो इसका भी अध्यक्ष है तो इसका भी जिला अध्यक्ष नहीं मार देना, जिला पंचायत अध्यक्ष। अब बात समझते हैं कि ये योजना 2013 की मैंने बताया। अब 2013 के बाद ये योजना बंद हो गई, और इस योजना को बंद करके इसी योजना के तर्ज पर एक नया योजना लाया गया जिसको कहा गया राजीव युवा मितान क्लब योजना। यह योजना कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लेकर के आया। पहले भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, वो उसको चेंज करके लगभग वैसा ही एक योजना लाया जिसको कहा कि राजीव युवा मितान क्लब योजना इसका नाम होगा।
18 सितंबर 2021 को ये शुरू होता है और 14 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ युवा उत्सव के समापन समारोह में राजीव युवा मितान क्लब के गठन की घोषणा की गई थी। लेकिन शुरुआत होती है कब? 18 सितंबर 2021 को। योजना का उद्देश्य क्या था? वही सेम उद्देश्य जो उसका था, वही उद्देश्य इसका भी था। लेकिन इसमें एक चीज ये था कि इसके क्रियान्वयन में कुछ चीजें चेंज की गई। क्रियान्वयन में चीजें क्या चेंज की गई, वो चीजें हम आगे देखते हैं। प्रमुख प्रावधान, इस योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13,296 राजीव मितान क्लब गठित किए जाएंगे। इस क्लब में 20 से लेकर के 40 सदस्य होंगे। इसमें से 1/3 जो है महिलाओं का होना आवश्यक है। ये बात जो थी वो स्वामी विवेकानंद वाले में स्पष्ट तौर पर नहीं थी कि कितने सदस्य होंगे क्लब में और उसमें कितनी महिलाएं होंगी, लेकिन ये बात जो राजीव मितान योजना है उसमें आ जाती है। ठीक, और उनकी आयु क्या होगी? क्लब में 15 से 40 वर्ष की आयु के लोग शामिल हो पाएंगे। प्रत्येक क्लब में प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपए के मान से एक साल में रचनात्मक गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यानी जितने क्लब बनेंगे उन क्लब को 25,000 3 महीना में दिया जाएगा और साल भर में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये कहता है राजीव गांधी, जो राजीव युवा मितान क्लब योजना जो था, ये उसका नाम बदला तो ये सब चीजें चेंज की गई। अब इसमें पंचायतों की भूमिका क्या है? तो ग्राम पंचायत की भूमिका है कि जो ग्राम पंचायतों में राजीव युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे, पंचायतों के माध्यम से इनकी निगरानी की जाएगी। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब आपके पास एक प्रश्न है जो कि संभावित प्रश्न हो सकता है, राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ कब होता है? तो ये होता है आपका 18 सितंबर 2021, 14 जनवरी 2020, 12 जनवरी 2021। कब होता है? ऑप्शन आपके पास चारों हैं, आप अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्लियर है? तो मैं आपको अब ये बताना चाहता हूं कि आखिर इस योजना को मैंने पढ़ाया क्यों। इस योजना को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस योजना के बारे में बहुत सारी चर्चाएं अखबारों में आप देखे होंगे कि वर्तमान गवर्नमेंट ने इस योजना के लिए फंड देना बंद कर दिया है, जो कि 25,000 रुपए 3 महीने में दिया जाना था, साल भर में 1 लाख रुपए दिया जाना था। इसको वर्तमान गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। यानी लगभग ये योजना मृत्यु के कगार पे है, समाप्ति के कगार पे है। तो इसकी बहुत सारी आलोचना भी हुई, बहुत सारे अखबारबाजी भी हुआ। तो हो सकता है इस योजना से संबंधित तथ्य आपसे पूछ लिया जाए, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाया। और जो छोड़े होंगे वो तो छोड़ ही दिए होंगे। हो सकता है कि अगर आ जाए क्वेश्चन तो फिर आपको मजा भी आ जाए। ठीक है, तो सारी चीजों को एक बार, ये जो योजना था ना, इसमें खासकर जो नेहरू युवा केंद्र वाला भाग था वो थोड़ा कठिन भाग था, मैं मानता हूं। लेकिन आप इसको दोबारा वीडियो को देखिएगा, तिबारा वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और ये योजना क्या कहना चाहता है। एक प्रमुख सवाल आपके सामने ये है कि इस प्रश्न का उत्तर तो आपको देना ही है उत्तर में, कमेंट में, लेकिन एक प्रमुख सवाल आपके पास ये है कि जब ये योजना बंद हो जाएगी तो इसके बाद कौन सी योजना आएगी ग्रामीण युवाओं के प्रोत्साहन के लिए। अगर वो योजना अभी आ जाती हो तो हो सकता है कि वो चेंज मैं आपको आगे भी बताऊं, नहीं तो आप भी खबरदार रहिएगा, जागरूक रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, एक चीज और, इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो फिर से मैं बता देता हूं। पीडीएफ के लिए आप द एनालाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के। द एनालाइजर, उसमें जो फ्री क्लासेस चल रही हैं एडियो की फ्री क्लासेस, उस फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में आपको ये वीडियो मतलब इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप इसका थंबनेल देख लीजिएगा, वही सेम थंबनेल से वहां पे दिखेगा। वहां पे इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जान सकते हैं कि फ्री वीडियो कैसे देखना है, ऐप में जाके ऐप कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया तो आप उसको कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।